नमस्कार, मैं राजकुमार। राउज आईएएस की एक्सप्लेन सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओजोन होल पर, ओजोन छिद्र जिसे बोलते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई थी, जाइंट ओजोन होल फाउंड ओवर अंटार्कटिका, रीजन टू वरी। इस विषय के संबंध में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी के लिहाज से जितने भी पक्ष हैं इस खबर से संबंधित, उन सब पर विस्तृत चर्चा करने की एक कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में मदद मिल सके। इससे पहले कि हम इस खबर के अंदर चलें, इस टॉपिक के अंदर चलें, ये जान लेना जरूरी है कि इस टॉपिक की यानी ओजोन छिद्र की उपयोगिता क्या है। हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए, इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। तो उपयोगिता जानने के लिए हमको दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक सिलेबस और एक पीवाईक्यूज यानी पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न। तो चलिए इसके महत्व को पहले समझ लेते हैं, तभी हम इस टॉपिक को पढ़ने में रुचि लेंगे और इस पर अपना समय देना चाहेंगे। तो सामान्य अध्ययन 3 GS3 में एक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड करके लिखा हुआ है सिलेबस में। बस सिलेबस में इतना ही लिखा है, लेकिन मार्केट में जितनी भी किताबें पर्यावरण पर उपलब्ध हैं उन सब में ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का क्षरण, डिप्लीशन एक अलग से टॉपिक है। यानी हर बुक में ये चैप्टर मिलेगा आपको, ओजोन क्षरण या ओजोन क्षय, ओजोन परत क्या है, इस बारे में। तो यानी सिलेबस और किताब दोनों में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यानी हमारे सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक मतलब अति आवश्यक है। अब देख लेते हैं विगत वर्षों के प्रश्न क्या कहते हैं ओजोन से संबंधित। तो 2015 में एक प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थों का नियंत्रण और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के मुद्दे से संबंधित है। इसका उत्तर आपको इसमें से तलाशना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, अंत में हम भी उत्तर देंगे। मुख्य परीक्षा में क्या कोई प्रश्न पूछा गया है अब तक? तो 2021 में अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रत्यक्ष क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अप्रत्यक्ष तक किस पे पूछा है? फोटोकेमिकल स्मॉग। और क्या क्या पूछा है इसके बारे में? उसका गठन, उसके प्रभाव और उसका समन। फोटोकेमिकल अप्रत्यक्ष तरह ओजोन को कैसे कवर करता है? क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक बनने में O3 की भी आवश्यकता होती है। जो क्षोभ मंडलीय O3 होती है, ऑक्सीजन होती है, वो फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में बड़ी भूमिका अदा करती है। तो इस लिहाज से हमने देखा ये जो अपना टॉपिक है ओजोन, O3, ओजोन जिसे बोलेंगे, ये हमारे प्रीलिम्स, मेंस और अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां भी ओजोन के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां भी आपको काम आएगा। लेकिन क्या ये टॉपिक सिर्फ यूपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थियों को ही पढ़ना चाहिए? सामान्य आदमी, सामान्य नागरिक, कॉमन मैन को क्या नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो खुद को तर्कशील बनाना चाहता है और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु है। तो ऐसे वीडियोस देखने से आप अपनी पर्सनल लाइफ यानी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में भीड़ से अलग स्थापित कर पाओगे। आपके तर्कों में एक दम होगा, आप स्टैंड ले पाओगे, आप किसी के स्टैंड को खारिज कर पाओगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि
हर उस व्यक्ति को इस तरह के वीडियोस को देखना चाहिए जो अपने तर्कों में वजन लाना चाहता है, जो भीड़ से अलग हटकर अपना स्टैंड रखना चाहता है। अभी तक हमने देखा इस टॉपिक का महत्व, चाहे सिविल सेवा परीक्षार्थी हो या कॉमन मैन हो, सबके लिए ये टॉपिक पढ़ना आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि इस टॉपिक में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पहली बात जो पढ़नी है वो है कि ये ओजोन परत है क्या भला, किस चीज़ का नाम है परत, किसे बोलते हैं, कहाँ है, क्या है, ये जानेंगे। फिर इसकी भूमिका या महत्व देखेंगे। फिर इसके निर्माण पर बात करेंगे कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। फिर देखेंगे कि निर्माण के बाद विनाश कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर देखेंगे इस विनाश में और कोई मौसम में संबंध है क्या, कि पर्टिकुलर मौसम में ये ज़्यादा विघटित होती है, बनती है, बिगड़ती है, वो देखेंगे। अगर कोई मौसम है तो उसका नाम होगा, तो वो मौसम है बसंत ऋतु, तो ऐसा क्यों होता है बसंत ऋतु में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्षरण हो रहा है तो उसके कारण क्या है। फिर जानेंगे कि अगर जो कारण है तो वो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस क्या हैं, यानी ओजोन क्षयकारी रसायन या पदार्थ क्या हैं। कुछ लोग इसे ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स बोलते हैं और कुछ सबस्टेंस बोलते हैं। तो ओडीसी भी बोल सकते हो और ओडीएस भी बोल सकते हो, लगभग समान बात है, कोई उसमें फर्क नहीं है। ओजोन क्षय अगर मतलब ओजोन परत अगर नुकसान में जा रही है, उसका क्षय हो रहा है, तो उसका प्रभाव मानव पर क्या पड़ेगा, प्रकृति पर क्या पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी चीज़ का क्षरण हो रहा है तो उसका कोई समाधान का उपाय हमने किया है क्या, और नहीं किया है तो उसका क्या समाधान के उपाय करने चाहिए। तो उसके तौर पर हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि समाधान का प्रयास किया जा चुका है। फिर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखेंगे कि विकसित और विकासशील देशों के लिए जो ओडीएस की समाप्ति का लक्ष्य है वो सेम है या अलग अलग है। फिर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की क्या कुछ उपलब्धियां हैं। फिर देखेंगे कि किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्यों संबंधित है और ये क्यों लाया गया था। फिर नवीनतम घटनाक्रम जो आज का हमारा न्यूज़ है वो देखेंगे कि वो आज के इस न्यूज़ के चक्कर में हमको इतना पढ़ना पड़ रहा है। और न्यूज़ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस न्यूज़ के पीछे की बैकग्राउंड समझना। वही हमारे आज के सेशन का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओजोन परत क्या है। कुछ लोग इसे ओजोन परत कहते हैं और इसी ओजोन परत को कुछ लोग ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, ओजोन स्फीयर ही ओजोन परत है और ओजोन परत ही ओजोन स्फीयर। तो ये है क्या, ये है समताप मंडल में एक क्षेत्र है 15 से 35 किलोमीटर के बीच का। अब ये समताप मंडल क्या वाला है, तो आप यहाँ चित्र में देखिए, ये है वायुमंडल की परतों का चित्र। पहला जो मंडल है इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, जहां क्षोभ मंडल खत्म होता है उसे बोलते हैं, उस सीमा को ट्रोपोपॉज। जैसे जहां भारत खत्म होता है और पाकिस्तान शुरू होता है उसे बोलते हैं ना भारत पाक बॉर्डर। वैसे ही एक मंडल की सीमा जहां खत्म होती है वहां लग जाता है पॉज। अगर यहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा था ये हो जाएगा ट्रोपोपॉज, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा तो ये हो गया स्ट्रेटोपॉज। तो ये सीमा भी होती है, हर मंडल की एक निश्चित सीमा तय करी है भूवैज्ञानिकों ने। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग एवरेज 15 किलोमीटर मानी जाती है। तो 15 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक की रेंज, इस एरिया को बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल, इसे समताप मंडल ही क्यों बोलते हैं, इसमें देखो ये है सम और ये है ताप। सम मतलब समान, और समान क्या, ताप, ये वाला ताप। यानी जहां ये मंडल शुरू होता है वहां पे कुछ दूरी तक, 1 2 4 10 किलोमीटर तक तापमान में कोई अंतर नहीं आता। आप ये देख सकते हैं, ये तापमान दिखा रहे हैं, तो तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा, यानी तापमान समान रह रहा है कुछ दूरी तक।
इसी समानता के आधार पर इसका पूरे मंडल का नाम पड़ गया क्या? समताप मंडल। समझ रहे हैं आप? अब समताप मंडल में, पूरे समताप मंडल में ओजोन स्फीयर नहीं है, ओजोन परत पूरे समताप मंडल का नाम नहीं है। इसमें इसकी शुरुआत से लेकर 15 किलोमीटर की शुरुआत है, ये यहां से शुरू हो रहा है 15 किलोमीटर यहां से, और कहां तक? 35 किलोमीटर की दूरी तक। इस बीच में O3 के कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इस लेयर में। तो इस 15 से 35 किलोमीटर की इस दूरी के बीच में O3, O3 का मतलब है ओजोन, O3 का मतलब ओजोन, ओजोन के अणु, ओजोन के अणु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में ओजोन के अणुओं की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो वायुमंडल के अन्य परतों की तुलना में ज्यादा है। समझ पा रहे हो आप बात को? मतलब ऐसा नहीं है कि ओजोन केवल यहीं पाई जाती है, यहां भी पाई जाती है, यानी ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है, लेकिन यहां की बजाय इसमें, इस एरिया में क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता थोड़ी सी ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। लेकिन ये जो ज्यादा है ना, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो कितनी है? 10 मिलियन, 10 मिलियन जो वायु के कण होंगे, उन पर केवल 3 कण किसके होंगे? O3 के। समझ रहे हो? पार्ट पर मिलियन भी नहीं है, 10 मिलियन पर 3 पार्ट है कुल। ध्यान देने वाली बात है, ये हमने बात कर ली। ये जो 90% ओजोन है, वो केवल इसी बीच में पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में। और ये बात याद रखना है कि ओजोन जो है वो सूक्ष्म गैस है, इसे ट्रेस गैस बोलते हैं। ट्रेस गैस का मतलब होता है कि बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, वो मैंने आपको बता दिया कि 10 मिलियन वायु अणुओं पर केवल 3 अणु ही O3 के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कम मात्रा में ओजोन उपलब्ध है हमारे वायुमंडल में। अब जान लेते हैं कि ओजोन, चलो समताप मंडल में पाई गई, देख लिया हमने कितनी है। अब जानते हैं इसका भूमिका और महत्व क्या है। तो पहली जो भूमिका है वो है तापमान में वृद्धि। समताप मंडल में हमने देखा था, पीछे देखो, समताप मंडल में तापमान में कुछ दूरी तक तापमान समान है। तो समताप मंडल में जो तापमान कुछ दूरी तक समान है, कांस्टेंट है, इस स्थिरता की वजह क्या है? और फिर आगे चलकर तापमान बढ़ भी रहा है स्लोली। तो इस कांस्टेंटनेस और इस इंक्रीमेंट, यानी ये इस स्थिरता और इस वृद्धि का कारण क्या है? इस वृद्धि का कारण है यही O3। ये कैसे करती है? ये ऐसे करती है कि ये सूरज है, ये जमीन है, अब यहां ये O3 की लेयर है। जब यहां से रेज आती हैं तो ये यूवी रेज और अन्य प्रकार की रेज जो 210 नैनोमीटर से कम की हैं, उनको सोख लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण। अवशोषण कर लेती है उन्हीं इसका। जब कोई गैस किसी परत विशेष में सूर्य की किरणों का एब्जॉर्प्शन करेगी, अवशोषण करेगी, तो उससे उस एरिया, उस क्षेत्र की तापमान में वृद्धि होगी। यही कारण है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में जब हम चलते हैं, पीछे देखें आप, क्षोभ मंडल में ऊपर जा रहे हैं हम, तो तापमान में गिरावट हो रही है लगातार। ये तापमान में गिरावट हो रही है, लेकिन समताप मंडल में जैसे शुरू होते हैं तो तापमान कांस्टेंट है कुछ दूरी तक, फिर बढ़ रहा है। तो इस कांस्टेंटनेस का कारण है O3 के द्वारा सूर्य की किरणों का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो हमने देखा कि जो O3 की महत्व है वो क्या है? समताप मंडल में तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो इस वजह से हो रही है। दूसरा, मानव को रोगों से बचाता है। ये जो O3 है, तो UVA
त्वचा कैंसर और मेलानोमा से बचाता है। यूवीबी सनबर्न, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्केमस और सेल कार्सिनोमा जैसी बीमारियों से बचाता है। तो ये ऐसा करता कैसे है, बीमारियों से कैसे बचाता है? बीमारियों से बचाने की वजह यह है कि जो सनरेज आती हैं उनमें यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें जब मानव शरीर पर पड़ती हैं तो रिएक्शन करके अंदर तक पेनिट्रेट करके सेल्स को डैमेज कर देती हैं। ये डैमेज का इफेक्ट आप ऐसे कंपेयर करके देख सकते हो। यूवी ए जो है उसकी वेवलेंथ 350 है, जो सबसे अंदर तक आघात पहुंचा रही है, सबसे ज़्यादा घातक है। फिर उसके बाद यूवी बी, उसकी तरंग दैर्घ्य 300 नैनोमीटर है। फिर यूवी सी जिसकी तरंग दैर्घ्य 250 नैनोमीटर है और ये सबसे कम आघात पहुंचा रही है। तो इस पर यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है, इसमें आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा घातक है। तो यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। ये आप स्पेक्ट्रम विज्ञान में थोड़ा सा समझ के लिए लगा दिया था मैंने, ताकि आप समझ सको कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशंस होता है। ये जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे जैसे आप इस चार्ट में ऐसे पढ़ोगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। और अपनी जो अल्ट्रा वायलेट रे हैं विजुअल लाइट के बाद पड़ती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, बस समझने के लिए मैंने लगाया था, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मामला होता कैसे है। कहाँ लाई करती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज? तो यहाँ करती हैं इंफ्रारेड और विजुअल लाइट के बाद और एक्सरे से पहले। ये लोकेशन याद रखना। ठीक है, अगला जो महत्व है वो है महासागरों से भूमि तक जीवन का प्रवास, मतलब माइग्रेशन। अब ये समझना जरूरी है कि ओजोन लेयर ने जीवन को महासागर से भूमि पर लाने में कैसे भूमिका अदा करी होगी। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं दो डायग्राम बनाकर, कि मान लो ये सूरज है, ये पहले भी था और ये सूरज दूसरा अब भी है। एक सिचुएशन लेते हैं, ये सागर है और ये जमीन है। ठीक है, ये सागर है, ये जमीन है, ये भी जमीन है। अब दो सिचुएशन लेते हैं कि ये जो सिचुएशन है, यहां पर ओजोन की जो लेयर है वो अभी नहीं बनी है और यहां पर धरती पर ओजोन, वायुमंडल में ओजोन की जो लेयर है वो बन चुकी है। ओजोन का विकास रातों रात नहीं हुआ है, लाखों वर्ष लगे होंगे। तो लाखों वर्ष के इवोल्यूशन के उस दौर में मान लो एक दौर ऐसा रहा होगा जब यूवी, अभी ओजोन लेयर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो सनरेज आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं, O3 रोकने वाला कुछ है नहीं, तो पानी में पड़ेंगी तो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएंगी और अंदर जाएंगी तो प्रभावशीलता यूवी रेज की कम होती चली जाएगी। जब इनकी प्रभावशीलता कम होती चली जाएगी तो यहाँ जीवन की संभावनाएं होंगी। तो पहले पहल जीवन सागरों में ही क्यों पनपा, इसमें भूमिका किसकी है? O3 की। O3 का न होना सागरों में पहले जीवन पनपने का एक कारण हो सकता है। इस तरह कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अब मान लो O3 नहीं थी और सूर्य की किरणें यहां भी आ रही थी, मान लो कोई कवक या जीवाणु यहां पनपने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि यूवी रे डायरेक्ट आके अटैक करेगी इस पर, तो इसके अणुओं, परमाणुओं और सेल्स को डैमेज कर देगी, तो ये जीवन यहां नहीं पनप पाया। तो हमने देखा कि कैसे जीवन समुद्र में पहले पनपा। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर उस समय नहीं रही होगी। फिर बाद में ओजोन लेयर आई, तो अब ओजोन लेयर ने यूवी रे को यहां प्रोटेक्ट कर दिया, तो यूवी रे के बिना प्रकाश जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत मोर देन 90% यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो बहुत कम मात्रा में अब पृथ्वी, जमीन पर यूवी रेज जा रही हैं, तो जीवन पनप गया, तो जीवन यहां पनपा। तो जीवन यहां से यहां शिफ्ट हुआ, मतलब यहां भी रहा मगर यहां भी साथ आने लगा। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक किसकी है? ओजोन लेयर की। अब समझ में आ रहा है ये वाला बात कि कैसे शिफ्ट हुआ? आगे चलते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के बनने में O3 की भूमिका होती है। फोटोकेमिकल के जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, वो याद रखना जरूरी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स चाहिए होते हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक चाहिए होते हैं और धूप के अलावा O3 भी चाहिए होती है। O3 ये कहाँ वाली O3 है? क्षोभ मंडल वाली।
क्यों? क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कहाँ की घटना है? क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल की घटना है। अब हमने देखा ये जो ओजोन है, ओजोन है, ये एक जगह फायदेमंद है और एक जगह नुकसानदायक है। अगर यही ओजोन समताप मंडल में पाई जा रही है तो ये क्या है? लाभदायक है। और यही ओजोन अगर क्षोभ मंडल में पाई जा रही है तो क्या है? हानिकारक है। अब समझ में आ रहा है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपके तर्कों में वजन आए, इसलिए आपको ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए। वरना आपको कोई भी बरगला सकता है कि ओजोन तो फायदेमंद है, ये बात ज्यादातर मार्केट में फैलेगी। ये बात कोई नहीं समझा पाएगा कि ओजोन नुकसानदायक भी हो सकती है अगर वो क्षोभ मंडल में। तो इसलिए अपने तर्कों में वजन लाने के लिए इस तरह के जो रिसर्च वीडियोस हैं, कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, रिसर्च कंटेंट। हमारा एक उद्देश्य साथ में ये भी है कि हम हिंदी जगत की उस शिकायत को दूर करना चाहते हैं जिसमें अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हिंदी मीडियम में ना कंटेंट अच्छा उपलब्ध नहीं। मैं शुरुआत से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ 2014 के आसपास से, तो ज़्यादातर मार्केट में स्टूडेंट से मैंने यही शिकायत सुनी कि हिंदी में अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं है। इसका जिम्मा हमने लिया है क्योंकि हम रिसर्च करते हैं इंग्लिश में पूरी, फिर उस इंग्लिश के कंटेंट को आपके लिए हिंदी में तैयार करते हैं। ये काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत मेहनत का काम है, हार्ड वर्क है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि जिम्मा हमने उठाया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ओजोन का निर्माण कैसे होता है। अब तक हमने महत्व देखा, तो हमको निर्माण जानना चाहिए। तो निर्माण में क्या है? ये सूरज है ये सूरज है अपना। अब उस सूर्य देवता ने क्या किया, वहां से किरणें निकलेंगी, उसमें एक किरण यूवी रेज भी होती है। सूरज की किरणों में कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आप यहां देख सकते हैं। इसमें ये सब वेव हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सूरज की किरण। उसमें से एक हिस्सा है विजिबल लाइट, जो हमको दिखाई देता है वही सूरज की रोशनी, वही सूरज की लाइट नहीं है। तो अब आपका यह जो तर्क है लोगों का कि जो दिख रहा है वही सही है, ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो बहुत ही छोटा हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा हिस्सा, 1% से भी कम हिस्सा हम देख पाते हैं। 99% चीजें हमको दिखाई नहीं देती। और अगर हम इस आधार पर कहने लगे अगर कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही तो है नहीं, ये सही तर्क नहीं है। तो अपने तर्कों को सुधारने के लिए भी इस वीडियो को देखिए। तो आपने देखा यूवी रेज जो है वो बहुत स्पेक्ट्रम में बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो यूवी रेज आई और ऑक्सीजन हमारे जो वायुमंडल है उसमें उपलब्ध है। ऑक्सीजन क्या है? एक O और दूसरा O, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, मतलब दोनों समान भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। ये क्या है? जुड़वा भाई हैं। दो ऑक्सीजन के जुड़वा भाई हैं, वो दोनों आपस में मिलके बनाते हैं एक घर, उसको बोलते हैं अणु। उस अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इस अणु पर जब यूवी रेज पड़ती है तो ये टूट जाते हैं उसकी ऊर्जा की वजह से। इसमें क्या है? ऊर्जा बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। इसकी ऊर्जा की वजह से ये मॉलिक्यूल टूट जाता है। टूट कर ये नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। जब एक एलिमेंट का एक अणु जो है, परमाणु सॉरी, आइसोलेशन में आ जाए तो इसे नेसेंट स्टेज बोलते हैं। तो ऑक्सीजन नेसेंट स्टेज में आ गई है। अब ये जब नेसेंट स्टेज में आ जाता है तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल। ये अनस्टेबिलिटी की स्थिति है। अनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिर है। और दुनिया में जो भी अस्थिर है, सरकारें हों, देश हों, सेनाएं हों, लोग हों, इंडिविजुअल हो, सब जो भी अस्थिर है सब स्थिरता चाहते हैं। किसी को स्थिरता नौकरी पाकर मिलती है, किसी को स्थिरता सरकार बनाकर मिलती है, किसी को स्थिरता युद्ध करके मिलती है, किसी को स्थिरता वन में जाकर मिलती है। और नेसेंट ऑक्सीजन को स्थिरता कैसे मिलेगी?
भैया किसी और से मिलकर। वो कौन है? तो ये मिल जाएगा दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु। ध्यान रखना है, ये है ऑक्सीजन का परमाणु और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसे बोलते हैं एटम, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, यानी ठीक है अणु। मॉलिक्यूल मतलब अणु। और जब यह छोटा हो जाए परमाणु तो परमाणु। अब ये मिल गए दोनों, तो अब ये तीन जुड़वा भाई हो गए। एक ओ दो ओ इधर, तो ये तीन जुड़वा भाई हो गए। इसे बोलते हैं ओजोन। का फॉर्मूला होता है ये O3 और इसी का नाम है ओजोन। यही आज के हमारे टॉपिक का मेन मकसद है, इसी को समझाना, इसी से संबंधित बातें करना। यही ओजोन ऐसे बनती है। समझ में आया? ओजोन बन गई। चलो अब ओजोन बन गई तो बिगाड़ते हैं इसको, तो ये विनाश पड़ेंगे। अब ओजोन बनती है तो बिगड़ती भी होगी। वही बिगड़ने की प्रक्रिया हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वही बिगड़ना हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आधार है। तो देखते हैं ओजोन के विघटन के लिए, O3 के विघटन के लिए, O3 का अगर विघटन होना है तो इसमें कई केमिकल सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कई हो सकते हैं, लेकिन हमने सैंपल के लिए क्या लिया है? क्लोरीन। इसी से समझ लेते हैं, बाकी सबसे समझना मतलब जरूरी नहीं है। एक समझ में आ जाएगा तो सबसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लोरीन का एक एटम है। ये आएगा कहां से? ये आएगा CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से आती है? ये आती है AC फ्रिज चलाने में जो गैस प्रोड्यूस होती है उससे। तो इसमें एक क्लोरीन का एटम है, होता है यहाँ पे क्लोरीन होता है और कार्बन होता है। तो क्लोरीन का एटम जो है वो CFC जब धुआं बन के ऊपर जाती है तो ये टूट जाती है यूवी रेज की प्रेजेंस में। यूवी रेज की प्रेजेंस में ये विघटन होकर Cl क्रिएट हो जाता है। मतलब किसी भी तरह से Cl का जो एटम है वो अलग हो गया। अब इसे जो CFC से क्लोरीन निकल के आया, इसे बोलते हैं मुक्तक, मूल मुक्तक। मूल मुक्तक बोलो या फ्री रेडिकल बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फ्री रेडिकल, रेडिकल से तो मतलब समझ में आ रहा होगा साम्यवादी, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, तोड़फोड़, वही वाला यहाँ भी है। मतलब फ्री है और रेडिकल है, मतलब अनस्टेबल बहुत ज्यादा है। अनस्टेबल के साथ साथ केमिस्ट्री में थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज समझना, पीरियडिक टेबल में जाके कि किस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कितनी कम ज़्यादा कैसे होती है, ग्रुप में चेंज कैसे होता है, पीरियड में रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो वहाँ आप पाओगे कि जो क्लोरीन है ये ऑक्सीजन की तुलना में, O2 की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Cl जो है वो रिएक्टिव किससे ज़्यादा है? O2 से। अब ये O3 है वो किस किस से बना है मिलकर? वो बना है O2 से प्लस O से। तो अब क्योंकि रिएक्टिविटी का मामला यहां यूं काम आता है कि जब कोई एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के पास जाता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो एंटिटी हैं, उसमें से एक जो नया आ रहा है ये कह रहा है कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो ये क्या करेगा? ये इस वाले ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी बोलेगा कि तू O3 से निकल कर मेरे पास आ जा, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं तुझे ज्यादा देर तक शांत रख पाऊंगा, मैं तुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दूंगा। तो ये ज्यादा देर की स्थिरता के लिए यहां केमिकल रिएक्शन करेगा और इससे O3 से O को लेकर, तो ये बन जाएगा O2 और ClO, फिर नेगेटिव है। अभी भी ये भी O2 की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर ये रिएक्शन करेगा O3 से, यानी एक मॉलिक्यूल A तो यहां खत्म कर दिया और दूसरा यहां खत्म कर दिया, और फिर O2 बना दिया, दो O लेके, और खुद फ्री हो गया। तो एक मॉलिक्यूल ने, जो एक एटम है Cl का, उसने दो मॉलिक्यूल, ये हो गई अब आगे, ऐसे फिर अब आगे O3 से रिएक्ट करेगा, फिर यही वाली लौट के आ जाएगी सिचुएशन, फिर ये लौट के आ जाएगी, फिर ये सिचुएशन आ जाएगी। ये से बोलते हैं चेन रिएक्शन। यानी Cl का सिर्फ क्लोरीन का एक एटम काफी है,
ये वही वाली बात है KGF वाली कि अकेला ही काफ़ी है। तो ये अकेला ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसीलिए दुनिया को चिंता हुई कि ऐसे पदार्थों को, जो ODS बोलते हैं हम इनको, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म कर देंगी और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। तो इस चिंता की वजह से बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई और हम उसे समझेंगे। तो ये देखा हमने मुक्त मूलक फ्री रेडिकल कैसे काम करता है। फिर अब देखते हैं कि जो ओजोन छिद्र है, ये जो ओजोन छिद्र है और CFC का जो स्रोत यानी जगह है, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? तो नहीं, संबंध नहीं है। तो कैसे नहीं है भाई? देखो, आप ये यहां समझो, ये मान लेते हैं दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में इस जगह पर कोई CFC प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? CFC प्रोड्यूस कर रहा है, मान के चलते हैं। अब यहां फ्रिज चल रहा है, AC चल रहा है दक्षिण अमेरिका के कोने में। अब आप जब ग्लोबल विंड सिस्टम पढ़ोगे, ग्लोबल विंड सिस्टम यानी ग्लोबल एयर सर्कुलेशन जब पढ़ोगे, वैश्विक वायु पैटर्न पढ़ोगे, हवा पैटर्न, तो हवा पैटर्न में आप देखोगे यहाँ हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं वो इधर जाती हैं 60 डिग्री की तरफ। यहाँ उच्च हाई प्रेशर बनता है, ये हाई प्रेशर जोन है। ये क्या है? हाई प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर जोन है। तो हाई प्रेशर जोन से हवाएं डाइवर्ट होकर जमीन पर 60 तरफ जाती हैं, 60 डिग्री से लेटीट्यूड की तरफ, अक्षांश की तरफ, वहां से ये ऊपर उठ के आगे डाइवर्ट होती हैं। तो यानी यहाँ जो CFC प्रोड्यूस हुई वो यहीं के एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगी, वो कहाँ तक जा सकती है? यहाँ अंटार्कटिका की तरफ तक जा सकती है। तो हमने देखा कि यहाँ जो CFC प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ के ओजोन डिप्लीशन का कारण बन सकती है। तो हमने देखा वैश्विक वायु पैटर्न की वजह से ओजोन छिद्र और CFC के स्रोत में कोई संबंध नहीं है। यानी कहीं की भी CFC कहीं भी ओजोन छिद्र को जन्म दे सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका अगर वो CFC का प्रोडक्शन कर रहा है तो वही मरेगा। फिर तर्क की जरूरत पड़ गई यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? तर्क लॉजिक पे बेस होना चाहिए, और लॉजिक पढ़ने से आता है, समझाने से आता है, रिसर्च से आता है। वो हम करेंगे आपके लिए, बस आपको धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है। हवाओं का वैश्विक पैटर्न हमने समझा, ये ज्योग्राफी का हिस्सा है। भूगोल में आप डेडिकेटली पढ़ोगे, जब कभी वक्त आएगा कि हवाओं का, अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ओजोन छिद्र, जितना भी हम न्यूज पढ़ते हैं हमेशा यही पढ़ते हैं कि ओजोन छिद्र उत्तरी ध्रुव पे बना है, ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पे बना है, ओजोन छिद्र आर्कटिक में बना है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ओजोन छिद्र ज़्यादातर समय या जब भी हमने देखा तो वो ध्रुव में ही मिलता है। तो इसका मुख्य कारण है कम तापमान, वहाँ का तापमान कम होता है। तो वहाँ का तापमान कम होता है, ये भूगोल का हिस्सा है, लेकिन मैं हिंट कर देता हूँ आपको एक चित्र के माध्यम से कि ध्रुवों पे तापमान कम क्यों होता है। ये सूरज है, ये सूरज है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, सीधी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, अक्ष पर झुकी हुई है, यानी ऐसे झुकी हुई है, टिल्टेड है। अब जब टिल्टेड है तो सूरज की जो रोशनी है वो ध्रुवों पर एक विशेष समय पर सबसे कम जा पाती है। अगर सीधी होती, ऐसे होती, तो सूरज की रोशनी सब जगह बराबर बराबर जाती, तब तापमान में अंतर उतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन ये झुकी हुई है, इसलिए 22 दिसंबर के आसपास का जो समय होता है वहां नॉर्थ पोल पर सबसे कम गर्मी पहुंचती है, इसलिए दिसंबर में नॉर्थ पोल पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। और ज्योग्राफी में आप एक बात और पढ़ोगे, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट मतलब जब आप जमीन की सतह से ऊपर की तरफ चलते हो तो तापमान में लगातार कमी होती है। ये तापमान में जो लगातार कमी है ये नॉर्मल लैप्स रेट है। यानी दो वजह हो गई, एक तो डायरेक्ट फिजिकल सूरज की रोशनी यहाँ नहीं पहुंच रही है, और दूसरा वायुमंडल में हमको ओजोन कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ तो है नहीं सतह पर, हम जा रहे हैं
15 किलोमीटर के बाद वाले हिस्से में, तो नॉर्मल लैप्स रेट से भी तापमान घट रहा है और दूसरा तापमान डायरेक्ट भी घट रहा है। तो ध्रुवों पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। अब कम तापमान पाने से, कम तापमान के मिलने से ओजोन डिप्लीशन में क्या रिलेशन होना चाहिए? सवाल अगला यही होना चाहिए ना आपका। तो समझते हैं। तो होगा कुछ ऐसा, ध्रुवों में कम तापमान होगा। जब ध्रुवों में तापमान कम होगा तो इससे क्या होगा, ये तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पे? 15 से 35 किलोमीटर ऊपर। मान लो ये धरती है, ये उसका नॉर्थ पोल है, इसके 15 किलोमीटर यहां पे और ये 35 किलोमीटर, इसी में तो है अपनी ओजोन। ओजोन की जो देवी है वो यही तो लाई कर रही है 15 से 35 किलोमीटर। ये स्ट्रेटोस्फीयर अपना, ये ट्रोपोस्फीयर है, तो इसमें तो ओजोन है ही नहीं, मतलब है लेकिन हमारे काम की नहीं है, वो यहाँ हमारे काम की है। तो यहाँ जो ओजोन है वो कम तापमान की वजह से यहाँ कितना टेम्परेचर हो जाए, -80 डिग्री सेल्सियस से -85 डिग्री सेल्सियस। अब इतने कम तापमान पर हमने क्षोभ मंडल में देखा, यहाँ से यहीं के आसपास से बादल बनते हैं तो यहाँ भी ओले पड़ जाते हैं। तो ये ओले पड़ने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 0 से कम चाहिए, लेस देन 0 डिग्री टेम्परेचर हो तो ओले पड़ने लगते हैं। बर्फ जब बनती है, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि संघनन जो होता है, तो संघनन के कई फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। पानी के फॉर्म में होगा या बर्फ के रूप में होगा संघनन। ये किस पर डिपेंड करता है? ये तापमान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ वही हाल है। कम तापमान की वजह से क्या होगा, जो यहाँ इस एरिया में कुछ बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल। इन बादलों का नाम क्या है? इनको बोलते हैं PSC, यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। लिख देता हूं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, यहां ये बादल निर्मित होते हैं। अब ये बादल बन गए तो क्या हुआ, जब बादल बन जाते हैं, ये बादल बन गए तो इनने क्या किया, ये बादल होते कैसे हैं? ये होते हैं बर्फीले बादल। बर्फीले मतलब बर्फ की सिल्ली के जैसे बादल होते हैं। अब बर्फ की सिल्ली जैसे बादलों से क्या फायदा होगा, मतलब ओजोन डिप्लीट कैसे होगी? तो ये बर्फीले बादल हैं, ये क्या करेंगे, ये उस जगह पर एक सतह बना देंगे। अब सतह से क्या फायदा होगा? हमने देखा था कि जो Cl का फ्री रेडिकल था और O3 का जो मॉलिक्यूल है, इसके बीच में रिएक्शन होनी है, तो रिएक्शन के लिए कोई सतह चाहिए ना। जितनी अच्छी सतह होगी उतनी अच्छी से रिएक्शन होगी। तो सतह देता है ये ही बादल। ये बादल क्या देगा? इस रिएक्शन के लिए सतह। सतह मिलते ही ये रिएक्शन ज़्यादा करेंगे। जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी सतह होगी उससे ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए ध्रुवों पर ये सतह ज़्यादा मिलती है। ध्रुवों पर जब सतह ज़्यादा मिलेगी तो ये डिप्लीटिंग रिएक्शन जो है, ओजोन डिप्लीटिंग रिएक्शन, वो ज़्यादा होगी। जब रिएक्शन ज़्यादा होगी तो ओजोन ओबियसली ज़्यादा डिप्लीट होगी। जब ओजोन ज़्यादा डिप्लीट होगी तो छेद कहाँ पाए जाएंगे? छेद कहाँ पाए जाएंगे? केवल ध्रुवों पर। समझ में आया? तर्क के पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ाया जाता है। रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को। अब चलते हैं आगे। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा, मतलब ये बिंदु काम का है कि वो पूछ सकता है कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल के घटक क्या हैं। ये हमने लिखे हैं घटक। तो अब आपको ये बात रट लेनी है यूपीएससी सिविल सर्वे परीक्षा में। तो उसमें क्या क्या घटक होता है? नाइट्रिक एसिड हाइड्रेट्स होते हैं 1, सल्फ्यूरिक एसिड के तरल घोल होते हैं 2, और पानी होता है किस रूप में? बर्फ के रूप में 3, और नाइट्रिक एसिड होता है 4। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल में ये दोनों घटक नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बादल नहीं है, बादल नहीं बना रही है, ये केवल उस बादल पर आकर मिलने वाले 2 केमिकल्स हैं जो रिएक्शन करेंगे उस सतह पर। तो ये तो सतह देंगे। सतह बनाने में
ये कुछ ऐसा है जैसे घर की छत बनाने में सरिया, ईंट, पत्थर, सीमेंट ये लगा रहे हैं, और ये कौन है, वहां आके पंचायत छांटने वाले। एक ने इधर से कुर्सी डाल ली, एक ने उधर से कुर्सी डाल ली, ये वही है, पंच है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हमने समझ लिया। अब विनाश में अगली जो दो चार बातें जानने की जरूरी है वो है, क्या जो ओजोन की मात्रा है वो वर्ष भर स्थिर रहती है या अस्थिर होती है। ये स्टेटमेंट बना सकती है यूपीएससी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। नहीं, अस्थिर रहती है, तो बदलती रहती है। बदलती क्यों है? बदलती है मौसम में, क्योंकि धरती पे मौसम बदलते रहते हैं। जब मौसम बदलेंगे, ये तो गाने में ही हो सकता है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, यहाँ तो मौसम की तरह दुनिया बदलती है। गर्मी आएगी तो गर्मी के हिसाब से चीजें चलेंगी, और सर्दी आएंगी तो सर्दी के हिसाब से चलेंगी। साहित्य नहीं है, ये भूगोल है, हकीकत पे चलेगा। जैसे ही मौसम बदलेगा स्थितियां बदलने लगेंगी। तो देखो, सर्दी आई, अब जब सर्दी आई तो क्या होगा, समताप मंडलीय बादल ज्यादा बनेंगे। हमने देखा था बादल बनने के लिए क्या चाहिए, तापमान में कमी। तापमान में कमी कब होगी, सर्दी में। तो बादल बने, बादल बने तो क्या ओजोन क्षरण कैसे होगा, बादल बने तो क्या देंगे, सतह। सतह में लगी ना रिएक्शन के लिए, सतह मिली तो रिएक्शन होगी ज्यादा, और रिएक्शन होगी ज्यादा तो क्या होगा, ओजोन का क्षरण ज्यादा। अब चलते हैं गर्मी में। अब या तो ये जो बादल हैं बनेंगे ही नहीं, और बने तो बहुत कम बनेंगे। इन दोनों स्थिति में क्या है, सतह कम हो जा रही है। सतह जब कम होगी तो रिएक्शन कम होगी, रिएक्शन कम होगी तो क्षरण कम होगा, और क्षरण कम होगा तो ओजोन, ओजोन क्या होगी, बढ़ेगी। ओजोन का क्षरण कम होगा, गले में से पैसे निकाले नहीं जाएंगे, और तो या तो स्थिर रहेंगे या बढ़ेंगे। गले में तो आते रहते पैसे, तो यही हाल है यहाँ। तो ये ओजोन का जो छिद्र है वो सबसे पहले कब देखा, 1970 में। याद रखने की बात नहीं है, बस एक जागरूकता के लिए है कि हाँ, एक समझ होनी चाहिए कब सबसे पहले देखा गया। तो 1970 में, ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले सुकरात ने देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत काल में नहीं मिला था। माइथोलॉजी से बाहर निकलकर सोचना है। माइथोलॉजी किसी के दिमाग की कल्पनाएं होती हैं, भूगोल किसी के दिमाग की कल्पनाएं नहीं होती हैं। भूगोल तथ्यों पर आधारित बात होती है, कोई भी साइंटिफिक विषय जो। तो आगे चलते हैं, ओजोन छिद्र और मौसम में संबंध को देखते हैं। तो होगा कुछ ये कि जो मौसम है, मतलब हमने देखा कि बदलती तो है ओजोन की मात्रा, तो ये किस मौसम में ज्यादा बदलती है, ये है वसंत ऋतु। ओजोन जो छिद्र है वो वसंत ऋतु में ज्यादा डिप्लीट होता है। ये वसंत ऋतु कहाँ की है, हमारी नहीं, भारत की नहीं। भारत में वसंत ऋतु कब आती है, फरवरी में। सुनते हैं ना, फरवरी मार्च के आसपास चलती है। ये इस वाली वसंत ऋतु कोई लेना देना नहीं है। कहाँ की वसंत ऋतु चाहिए हमको, वसंत ऋतु चाहिए दक्षिणी ध्रुव की, और वसंत ऋतु चाहिए हमको उत्तरी ध्रुव की। तो अब देख लेते हैं दक्षिणी ध्रुव की वसंत ऋतु कब आती है। वसंत ऋतु से सीधा लॉजिक समझो, वसंत ऋतु का मतलब क्या है, वसंत का मतलब है ट्रांजिटरी फेज, संक्रमण काल। किस किस के बीच का, इधर सर्दी होगी और इधर क्या होगी, गर्मी। यानी बसंत ऋतु सर्दी से गर्मी के बीच में जाने वाला संक्रमण काल है, जो छोटा सा पीरियड होता है। यानी इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में, ये मान लो 4 महीने का होता है तो ये 2 ही महीने का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 महीने का ही हो, 4 महीने का ही हो, 4 महीने का ही हो। ठीक है, शरद भी तो होती है, ऑटम, वो उल्टा होता है। यहां से यहां जाएंगे तो ये ऑटम होता है, शरद। तो हम वसंत की बात कर रहे हैं, कम टाइम की होती है। तो ये संक्रमण काल का फेज है। उत्तरी ध्रुव पर जो वसंत ऋतु है वो आती है मार्च से मई के बीच में, क्योंकि मई के बाद क्या आने वाला है, गर्मी। और मार्च से पहले क्या है, जाड़ा, सर्दी। यही हाल दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर गर्मी कब आएगी, दिसंबर के आसपास, और यहां गर्मी पीछे रहेगी, जून के आसपास। ठीक है, तो
यहाँ सर्दी किधर है? यहाँ सर्दी जून में पड़ रही है। तो अब हमने देख लिया ये होता कैसे है। अब ये जानेंगे कि ये बसंत के ऋतु में ही क्यों होता है ज़्यादा डिप्लीशन, ज़्यादा मतलब घातक जो बात है वो क्यों होती है। तो इसलिए देखना इसे ऐसे है, जब वसंत ऋतु आती है उससे असर इस पे पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसको। पोलर जेट स्ट्रीम जब सर्दी का मौसम होगा या गर्मी का मौसम होगा, जब पूरा मौसम होता है, फुल फ्लेज्ड मौसम होता है, उस मौसम में ऑब्लिक गर्मी दोनों ही मान लो, सर्दी या गर्मी के मौसम में ये जो जेट स्ट्रीम है ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में होगी। इसे तुम जेलर मान सकते हो। और जेलर है तो किसको बंद करके रखेगा? पोलर वर्टेक्स को, यानी ध्रुवों के ऊपरी वायुमंडल में जो हवाएं फंस जाती हैं वो इसी वजह से फंस जाती हैं क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाती। ठंडी हवाएं जेट स्ट्रीम उनको घेरे रखती है, चारों ओर से सराउंडेड कर रखी होती है। जब ये स्ट्रांग है, जब जेलर स्ट्रांग हो तो कोई कैदी बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। ये कैदी कौन है? ठंड है भाई, ऊपर तो वायु ठंडी ही है ना, तो ये ठंड ऊपर नहीं है, तो ये ठंड लिमिटेड क्षेत्र में है। कहाँ है? सीमित क्षेत्र में है। जब तक जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तब तक जो ठंडा क्षेत्र है ध्रुवों के ऊपर वो सीमित मात्रा में रहेगा, मतलब एक कन्फाइंड रहेगा एरिया में। लेकिन वसंत के मौसम में उल्टा होता है। वसंत के मौसम में क्या होगा कि ये जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ जाएगी, इसमें लहर क्रिएट हो जाएगी। जब जेलर कमजोर पड़ेगा तो कैदी क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। तो ये कैदी कितने थे? ठंडे। तो पहले इतने से एरिया में ठंड पहुंचा रहे थे, अब ये इतने एरिया में ठंड पहुंचा रहे हैं। ठंड पहुंचा रहे हैं मतलब वो पीएससी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, अब ज्यादा बड़े एरिया में बनेंगे। जब जब बसंत ऋतु आएगी तब तब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ज्यादा बड़े क्षेत्र पर बनेंगे। जब ज्यादा बड़े क्षेत्र पर सतह मिलेगी, फिर वही याद करो रिएक्शन, बादल जितने ज्यादा होंगे, बादल ज्यादा मतलब सतह ज्यादा, रिएक्शन के लिए तो रिएक्शन ज्यादा, तो ओजोन का डिप्लीशन ज्यादा, तो ओजोन का क्षरण ज्यादा, तो मतलब छेद बड़ा। समझ में आया? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ऐसे ही पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, कारण देख लेते हैं। ओजोन क्षरण के कारण क्या है? अपन जो एसी और फ्रिज में ठंडा ठंडा महसूस करते हैं ना, ये बाद में गर्मी क्रिएट करता है। कैसे? ओजोन को क्षरण करके। तो एसी और रेफ्रिजरेटर चलाते हैं हम घरों में ठंडा करने के लिए, लेकिन वहां से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या निकलती है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। वो क्या करती है? ओजोन का क्षरण। अग्निशामक जो आग बुझाते हैं ना हम, हमें लगता है कि हमने आग बुझा दी, असल में हमने आग लगा दी होती है ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन वायुमंडल में करके। हम उद्योगों में सफाई एजेंट सफाई करते हैं, लेकिन असल में हम गंदगी फैला रहे होते हैं। किस फॉर्म में? मिथाइल क्लोरोफॉर्म में। इसमें भी क्लोरीन है, क्लोरीन जाएगी ऊपर, फिर नुकसान करेगी। ये ऊपर जा रहे हैं हम रॉकेट प्रक्षेपण कर करके, बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रगति के नाम पे हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के विनाश की लीला रच रहे हैं अपने हाथों से। उसमें ये नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं, और ये बाद में जाके ओजोन परत के क्षरण में योगदान देते हैं। और हमने पहले ही देखा था, ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही पनप नहीं पाएगा। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा था कैसे समुद्र से भूमि पर जीवन के प्रवास में ओजोन परत की भूमिका रही है। लेकिन हर बात को इंसान के लिए दोष ठहराना, दोषी ठहराना गलत होगा। तर्क ये भी कहता है कि कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिनसे ओजोन को नुकसान पहुंच सकता है, ओजोन परत को। तो उनमें है सौर कलंक, और दूसरा है समताप मंडलीय हवाएं, और तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। ये तीनों रट लेना। क्या कर लेना? रट लेना। क्यों? क्योंकि तर्कों में दम आएगा और यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सौर कलंक में क्या होगा? यूवी रेज की मात्रा बढ़ जाएगी,
तो यूवी रे क्या करती है, रिएक्शन की सिचुएशन क्रिएट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर, ओडीएस क्या है? ओडीएस रसायन या पदार्थ बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, ओजोन क्षयकारी रसायन या पदार्थ, जो भी बोलना चाहे बोल सकते। ये टेबल याद रख लेना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ और उसका स्रोत, ये एज इट इज याद रखनी है, रट लेनी है, क्योंकि यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या क्या है? रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट है, ड्राई क्लीनिंग एजेंट है। हेलोन्स का स्रोत अग्निशामक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक और विलायक है। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म का चिपकने वाले पदार्थ एरोजोल। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट, एयर कंडीशनर, अग्निशामक। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको अंदाजा रहना चाहिए कि आपकी किस किस गतिविधि से आप ओजोन के क्षरण को अंजाम दे रहे हो। हल्की सी बात नहीं है। आपके और हमारी क्रियाकलापों से भी पर्यावरण पर, मानवता पर असर पड़ता है। तो अपने आप को ये ना मानो कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। तुम बस अकेले मान के कोई काम करो तो सही, क्या पता किसी दिन सब अपने अपने लेवल पर ही मानकर करने लगें और सब कुछ सही हो जाए। तो अब देख लेते हैं इसके प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा रोग हो सकता है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद बायोलॉजी का हिस्सा है बीमारी के तौर पर, और फिजिक्स का भी हिस्सा है, क्योंकि मोतियाबिंद में दिखना बंद होता है। तो क्या क्या इलाज हैं, ये आप यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा नोट बना लेना अपने अपने एंड पर, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को मैं कवर करने लगूंगा तो वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी, वो संभव नहीं है। जल्दी बुढ़ापा आ जाता है मानव स्वास्थ्य पर, अगर ओजोन परत के क्षरण से जल्दी बुढ़ापा आने की संभावना होती है। तो अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक जवान रहना चाहते हो तो एसी में रहना बंद करो, और एसी में आप ही रहना मत बंद करो, एसी में कम से कम एसी का प्रयोग करवाओ, लोगों में जागरूकता फैलाओ, और हमारी वैज्ञानिक समुदाय और राजनीतिक वर्ग जो निर्णय नीति निर्माता हैं उनको ऐसे टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च करना चाहिए, दिमाग और धन लगाना चाहिए कि हमको एयर कंडीशनर्स में ऐसी गैस यूज ना करें जो ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है अगर ओजोन खत्म हो जाए, ओजोन डिप्लीट हो, जब ओजोन क्षरण होता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते बायोलॉजी में आपको पढ़ना चाहिए, और एक्स्ट्रा नोट बना लेना का महत्व। और ये किससे प्रभावित होती है? तो कारक, प्रभावी कारक, कौन कौन कारक इसको प्रभावित करते हैं, ये ऐसी चीजें पढ़ना जरूरी है ताकि आप उस मूर्खता से बच सको जो कोविड के काल में लोगों ने करी थी। कोविड से बचने के लिए कोई गाय का पेशाब पी रहा था, कोई गाय का गोबर से नहा रहा था, कोई और खाट लेकर पीपल के पेड़ पर बैठ गया था। वो किस वजह से? क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कैसे वो कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं, इसकी समझ लोगों को है ही नहीं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है वैज्ञानिक सोच का विकास। वैज्ञानिक सोच का विकास आएगा कहां से? जब आप रिसर्च कंटेंट पढ़ोगे, रिसर्च कंटेंट देखोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, रील्स से बाहर निकलोगे, और एक थॉरोड रिसर्च कंटेंट को आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे। आगे चलते हैं। जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा और आंखों का कैंसर वहां भी हो सकता है, क्योंकि दोनों प्राणी हैं, तो लगभग सिमिलर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण पर ज्यादा घातक पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? पौधों की वृद्धि रुक सकती है, वृद्धि धीमी पड़ सकती है। पुष्पन की प्रक्रिया, जो पादपों में जनन, ये जनन का टूल है, और पौधे में जनन ज्यादातर केस में पुष्प से ही होता है। हालांकि पुष्प ही अकेला जनन का कारक नहीं है, कुछ में काट पीट कर भी लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन पुष्पन हो जाएगा तो बहुत से पौधों में जनन नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये आप नोट कर लेना अपने एक्स्ट्रा नोट में, होमवर्क है। क्या है, कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है इसकी, और कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, और किन में होता है ये भी जान लेना। क्या सब पौधे करते हैं? सब जीवों में होता है क्या? मैं भी फोटोसिंथेसिस करता हूँ, आप भी करते हो, या केवल पौधे करते हैं? पौधों में कौन से पौधे करते हैं? केवल ग्रीन पौधे करते हैं? तो ये जानना जरूरी है।
समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है कि प्लवक जो होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं और उससे खाद्य श्रृंखला समुद्र की जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। अब हमारे दो काम नेक्स्ट बढ़ गए कि प्लवक क्या है। देखो, जब तक आप किसी टॉपिक से संबंधित सारे टर्म्स को क्लियरिटी के साथ नहीं समझोगे तो आपकी तैयारी अपूर्ण रहेगी। और अपूर्ण तैयारी ही ये वो वजह है जब लोग शिकायत करते हैं कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा। प्रीलिम्स हो जा रहा है लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस हो जा रहा है लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ रहे कि मेरिट लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये कहां से होती है? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होती है। हम ओजोन समझ रहे थे, ओजोन तक स्टिक हो जाए, ये सब चीज जाने ही ना, तो हमारी तैयारी कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मेरा ये काम है कि आपको हिंट देता चलूं कि आप इसके साथ साथ, ओजोन के साथ साथ इन टॉपिक्स पर भी आज ही या आजकल में नोट्स बनाते चलें या समझ डेवलप करते चलें ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, व्यापक रूप से तैयारी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पर्यावरण में पढ़ोगे आप। क्या होती है? कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, पर्यावरण में इसका महत्व क्या है, और खाद्य श्रृंखला में मानव की स्थिति क्या है। मानव टॉप पर है, लास्ट में है, नीचे है, ऊपर है, देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा ओजोन का नुकसान तो बहुत है भाई। ओजोन अगर परत खत्म हो जाए, क्षरण हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। मानवता, पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नुकसान में रहेंगे। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कुछ समाधान भी करना चाहिए। और समाधान के रूप में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में हस्ताक्षर किया गया, इस पर अपनाई गई और लागू कब हुई? 1989। यानी अब आपको जानना क्या है, अपनाने में और लागू करने में अंतर होता है। ये मैंने डिटेल में समझाया है CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का एक लेक्चर इससे पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसको आप जाकर देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, अपनाने में और लागू करने में क्या अंतर है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी उत्पादन, रसायनों का क्या उत्पादन और उपयोग। यहाँ यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है। यहाँ दो वर्ड है, यहाँ केवल उत्पादन और उपयोग है। तो अब वो क्या पूछ सकता है? वो बोल सकता है कि ट्रांसपोर्ट भी बैंड है क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट पे कोई विनियमन नहीं है। स्टोरेज पे कोई है क्या, भंडारण पर? तो आपका जवाब फिर से होगा कि नहीं भाई, स्टोरेज भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, किनका स्टोरेज? इनका ओजोन क्षयकारी पदार्थों का, ओडीएस। ओडीएस का ट्रांसपोर्ट और ओडीएस का स्टोरेज पर कोई विनियमन नहीं, केवल दो बातों पर, उत्पादन और उपयोग। यही दो बातें हैं। तो इस तरह स्टेटमेंट्स में आपको ये क्लियरिटी तभी आएगी जब आप डिटेल में धीमे रुक कर पढ़ोगे और समझोगे। हस्ताक्षरकर्ता की क्या स्थिति थी? तो शुरुआत में 46 देश थे। 46 की संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक समझ होना जरूरी है कि जिस दिन अपनाई गई थी उस दिन सारे देशों ने सहमति नहीं जताई थी। बाद में धीमे धीमे करके जुड़ते गए और अब इसमें 200 के आसपास देश हैं। जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो, जिस साल में, आप उस साल ये अपडेशन देख लेना। ठीक है, शुरुआती लक्ष्य क्या था? केवल दो चीजों को कंट्रोल करना था, CFC और हेलोन। ये बात याद रखने वाली बात है। वो बाद में इनको भी पूछ सकता है कि क्या ये भी शुरुआत में ही शामिल कर लिए गए थे? तो नहीं, केवल दो टारगेटेड गैस थी उस समय 1987-89 में। एक थी CFC और एक थी हेलोन। इसका उत्पादन और इसका खपत 1986 के स्तर से 1994 तक 80% तक कम करना और 1999 तक 50% तक कम करना। मतलब अगर 1986 में दुनिया में 100 यूनिट CFC और हेलोन यूज कर रहे हैं, मान लो हम CFC प्लस हेलोन यूज कर रहे हैं 1986 में, तो टारगेट क्या था? ये घटकर 1994 में कितनी हो जाएगी? 1994 में घटाकर हमको कितनी लानी थी?
94 में घटा के लानी है 80%, 80 तक, 80 यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे। और 1999 में घटाकर कितनी लानी है, यही 50%। यानी 100 यूनिट से 80 पे लाना है और 100 से 50 पे लाना है। अब इतना ही प्रोड्यूस करेंगे 1999 में, लेकिन किसके कंपैरिजन में, 1986 के कंपैरिजन में। ठीक है, बाद में कुछ गैसें जोड़ी गई, ये नाम रट लेने हैं, ये स्टार है। मतलब मैं अगर कहीं स्टार बना देता हूं तो मतलब समझना चाहिए आपको कि ये चीजें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में या पीसीएस की सिविल सेवा परीक्षाओं में रटने की चीज है। तो रटने का मतलब है कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई क्लोरोइथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, अंतर है। यह है HFC, यह है HCFC। तो वो पूछ सकता है, केवल यही है कि ये दोनों हैं, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड। तो दो ये थे शुरुआत में जो अपनाए गए थे ओडीएस। बाद में कितने जोड़े गए, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 बाद में जोड़े गए। तो अब सवाल उठता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें कुल कितने ओडीएस कवर्ड है, तो उसमें है 8, ये वाले। ठीक है, मुख्यतः 8 हैं, कुछ और भी होंगे तो आप अपडेशन देख लेना। ये 8 आपको नाम याद रखने हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि 8 ही हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अपडेशन आप देखते रहना, समय समय पर होता रहता है। अब वो लक्ष्य देख लेते हैं कि अलग अलग देशों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अलग अलग पदार्थों को खत्म करने की सीमा अलग अलग है। तो हेलोन को खत्म करने की विकसित देशों की और विकासशील देशों की, इन्हें 1994 तक करना था, 2010 तक। प्रीलिम्स में इसमें से नहीं पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जब आप आर्गुमेंट लिख रहे होंगे तो आपके पास अगर ये टेबल में से कोई भी एक डाटा याद रह जाएगा तो आप कंपेयर कर पाओगे। यही वो कंपैरिजन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है मेंस में काम आती है। फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एज देते हैं, और एज क्या करता है, आपको 4 से 4.5 की कैटेगरी में ले जाएगा और 4.5 से 5 की कैटेगरी में ले जाएगा। यही वो मार्क्स हैं जो आपको इंटरव्यू कॉल तो मंगाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं दे पाते। ये वो मार्क्स हैं जो आपको इंटरव्यू कॉल दे देते हैं और सिलेक्शन भी करवा देते हैं। ठीक है, यही आधे नंबर का खेल है सारा, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। किन बच्चों ने अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से सिद्ध किया है, इस बात से मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह हमने देखा ओडीएस समाप्ति के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए लक्ष्य अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं उपलब्धियां क्या रही हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओडीएस विनियमित थे, ओडीएस जो विनियमित थे 8 के तो हमने नाम पिछली स्लाइड्स में पढ़े थे, देखना कौन कौन से हैं। 1987 से लेकर ओडीएस जो विनियमित हैं उनका 90% हिस्सा अब तक समाप्त किया जा चुका है। और दूसरी बात, ओजोन लेयर में O3 जो लेयर है उसमें सुधार के संकेत मिले हैं। वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुधार हुए हैं। ये एक आर्गुमेंट यूपीएससी पूछ सकता है कि अब तक कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमको देना है हाँ सुधार हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता की वजह से। अब समझते हैं किगाली समझौता 2016 है। तो ये एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, मतलब GHG ग्रीन हाउस गैसेस के नियंत्रण से संबंधित है। उसमें भी स्पेसिफिक गैस है एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। भारत सहित उन 197 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। क्वांटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर किया है, ये याद रखने की जरूरत है। मुख्य बात यह है कि ये कानूनी रूप से बाध्य है। ये स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो हाँ बाध्य है। मतलब अगर कोई देश इस किगाली समझौते का हस्ताक्षर करता है और वो एक वादा करता है कि मैं इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में इतनी HFC को खत्म करूंगा, और अगर वैसा वो नहीं कर पाता है तो
दंड दिया जा सकता है उस देश को। ठीक है, ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है और इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में 14,800 गुना ज्यादा है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है ये रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा कंटेंट इस पर भी लिख लेना, और 6 से 7 गैसेस का एक सीरीज अरेंजमेंट रख लेना जिसमें SF6 जरूर रखना, HFC रखना और CO2 रखना, HO2 रखना, ये मुख्य जीएचजीओ को रखना उसमें। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली गैसों की एक सीरीज बना के अपने लिए रख लेना, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, इसमें भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने 2045 तक 85%, ये रटने की चीज़ है, मतलब मैंने स्टार बना दिया है, तो ये डेट याद रखनी है 2045, और ये 85% तक, वो घटा बढ़ा के बोल सकता है 70%, 50%। तो वैसे ही कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए अपने को पहले से ही फैक्ट पता होने चाहिए। कुछ जगह फैक्ट रटने होते हैं, ये एक सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है, मान के चलना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तर्ज पर किगाली समझौते में भी HFC के नियंत्रण पर जो सीमा है, समय सीमा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है और वो विकसित और विकासशील के लिहाज से अलग अलग देशों में रखी गई है। भारत की प्रॉमिस क्या है इसमें कि 2024-26 की बेस लाइन के आधार पर 2031 तक HFC को फ्रीज कर देगा। मतलब अगर भारत 2024-26 में HFC की 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 2031 में भी कितनी करेगा? 100 यूनिट करेगा, यानी इसे बढ़ने नहीं देगा, सेम रखेगा। विकास तो करेगा भारत लेकिन HFC का प्रोडक्शन को नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, किगाली समझौता लाया क्यों गया ये समझना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो एक UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज करके कन्वेंशन है, उसमें एक प्रोटोकॉल साइन करी गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल। ये लाई गई थी ग्रीन हाउस गैसेस के नियंत्रण के लिए, केवल विकसित देशों पर लागू थी और ये बाध्यकारी भी थी। तो ये क्या थी? बाध्यकारी भी थी। किन पर बाध्यकारी है? केवल विकसित देशों पर। तो लेकिन HFC का जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन कर रहा है? विकसित देश भी कर रहे हैं और विकासशील देश भी कर रहे हैं। ये विकसित और विकासशील देश दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण की जो बाध्यता है वो किस पर है? विकसित देशों पर। तो विकसित देश तिलमिला गए, बहुत हुआ, सम्मान वाली बात, अब नहीं सहेंगे। तो विकसित देश बोले भाई इसमें समझौता करो, या तो विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल में लेके आओ या इस HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरह विकासशील देशों पर भी बाध्य करो। तो बीच का रास्ता निकाला गया, न तो क्योटो प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को लाया गया, ठीक है, तो बीच का रास्ता क्या हो सकता था कि HFC को किगाली समझौते के तहत ले चलो और विकासशील देशों पर भी लागू करवा दो। यानी और क्योटो प्रोटोकॉल में जितनी भी गैसें हैं उन पर विकासशील देशों की बाध्यता नहीं होगी। किगाली समझौते के तहत केवल क्या है? HFC, केवल HFC है, ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सी GHG हैं, जैसे CO2 होगी है और भी होंगी, HFC। किगाली समझौता केवल किसके बारे में है? HFC में। ये किस पर बाध्य है? डेवलप्ड कंट्रीज पर और डेवलपिंग कंट्रीज पर। विकसित और विकासशील दोनों देशों पर लागू है GHG के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है नवीनतम घटनाक्रम। नवीनतम घटनाक्रम क्या कहता है? ये थी हमारी खबर, मतलब इतनी सी खबर थी, खबर में काम के बिंदु ये थे, बाकी पूरी कहानी खबर के बैकग्राउंड में। आपने देखा कि एक खबर को केवल खबर तक सीमित नहीं रखना। जो न्यूज आर्टिकल में 4 बातें आ गई वो हमारे एग्जाम की तैयारी के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। उस पर्याप्तता के लिए कौन काम करेगा? उसके लिए हम हैं। आप क्या करें? बस आपने
गौर से बैठकर पेशेंस के साथ सुने, समझें। अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, तो आप हमें दें, हम उसके लिए काम करेंगे। ठीक है। तो 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि सितंबर 2023 में विशाल ओजोन छिद्र देखा गया और इसका साइज क्या है, 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मतलब ब्राजील जैसे 3 देश जोड़ दो, इतना बड़ा छेद है। पता किसने लगाया? ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स फैक्ट के तौर पर जरूरी है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पता लगाया है। उसमें उसका एक सैटेलाइट है कोपरनिकस सेंटिनल 5P, उसने पता लगाया। ये जो सेंटिनल 5P है, ये किसका हिस्सा है? तो यूरोपीय संघ का एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम है, उसका हिस्सा है ये सैटेलाइट। ठीक है। कारण एक नहीं है और कोई विशिष्ट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसका कारण दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में एक हंगा टोंगा करके एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। कहां पर है? पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। उस द्वीप में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी आया था। उस ज्वालामुखी की वजह से ये जो छेद है हो सकता है, एक रीजन हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, हमारे लिए समझने का काम ये है। पहली बात तो ये होंगा टोंगा कहां पर है, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो भाई साहब होंगा टोंगा है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सीधे हाथ में और न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर, ये इधर। ठीक है। अगर ऐसे देखें डायरेक्शन वाइज, तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी साइड है? ये ईस्ट साइड, और न्यूजीलैंड की नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है। अब समझते हैं कि होंगा टोंगा में ज्वालामुखी आया, उसने इस छिद्र को बढ़ावा कैसे दिया हो सकता है, या इस छिद्र का रीजन ये ज्वालामुखी कैसे हो सकता है। तो ज्वालामुखी में आप देख रहे हो धूल धप्पड़ है, गैसेज हैं, कुछ ओडीएस भी होंगे। यानी क्या क्या है इसमें? धूल है, धूल कण बहुत ज्यादा है, कुछ गैसेज होंगी, इन गैसों में कुछ गैसेज ओडीएस होंगी, कुछ तो पूरे जो धुआं धप्पड़ सा दिख रहा है आपको, इसमें कुछ तो ओडीएस होगा। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्या है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। अब ये जो कंटेंट है इतना धूल और गैस, ये कहां पहुंचेगा? अंटार्कटिका पर पहुंचेगा। अंटार्कटिका पर पहुंचेगा, अंटार्कटिका के अपर एटमॉस्फेयर में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ये धूल वहां पहुंचेगी कैसे? ग्लोबल एयर सर्कुलेशन के माध्यम से, हमने जो पढ़ा था। यानी धरती पर पवनों का जो पैटर्न है, उसके माध्यम से हवा यहां से उठकर वहां पहुंच जाएगी। हमने पिछली स्लाइड्स में समझा था। ये पहुंच गई कहां पे? पोलर रीजन में। पोलर रीजन में कहां पहुंच गई? उसके स्ट्रेटोस्फेयर में। पोलर रीजन पे स्ट्रेटोस्फेयर पहुंच गई धूल धप्पड़, तो इससे क्या होगा? पीएससी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनने की लिए रॉ मटेरियल बन गया। ये जो क्या बन गया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का आएगा पीएससी का। तो अब बादल कैसे बनेंगे? बादल बनने में आसानी होगी। कौन से बादल? पीएससी बनने में। तो इससे क्या होगा? सतह बढ़ेगी, सतह ज्यादा मिलेगी, मतलब रिएक्शन ज्यादा होगा। रिएक्शन किसका? ओडीएस के बीच और O3 के बीच। तो O3 डिप्लीट होगी, रिएक्शन ज्यादा होगी तो O3 डिप्लीट होगी। O3 डिप्लीट होगी तो ये छेद आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने ये पूरा लेक्चर समझा। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहां समाप्त। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिहाज से अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अब आप इस टॉपिक से संबंधित सिविल सेवा तैयारी के फेज में किसी भी स्तर पर प्रश्नों का उत्तर सहजतापूर्वक दे पाओ। और अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सामान्य नागरिक हैं, कॉमन मैन हैं, तो आपकी तर्क शक्ति में इजाफा हुआ होगा। आखिरी और महत्वपूर्ण बात कि अगर इस वीडियो में, इसके कंटेंट में, इसके प्रेजेंटेशन में आपको लगता है कि कोई सुधार किया जा सकता है, या आपको यह वीडियो कैसी लगी, इस पे आपकी राय है, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप आइए और कमेंट दीजिए।
हमारा उद्देश्य है निरंतर इस तरह की वीडियोस को लाते रहना और उसमें निरंतर सुधार करते रहना, ताकि यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षार्थियों, सामान्य नागरिकों सबके लिए उपयोगी साबित हो। हमारी कोशिश यह है कि हिंदी जगत के लोगों को उस शिकायत का निदान करना कि भाई हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पूरे कंटेंट को इंग्लिश में रिसर्च करें, फिर उसको प्रेजेंटेबल बनाएं और फिर आपके सामने रोचक तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि आप रुचि के साथ पूरे लेक्चर को, घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर को सुन सकें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, मैं राजकुमार।